हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसके पहले हमें कई पॉइंट जानना जरूरी होगा। ये पॉइंट किस रूप में होंगे, जैसे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे कहा जाता है कि एडमिशन के समय आपके पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तब भी आपकी काउंसलिंग या आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया होती है ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि 100 रुपये ले लीजिए, 200 रुपये ले लीजिए, 1000 रुपये ले लीजिए, हमारा एडमिशन कर लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके साथ ही क्या प्रक्रिया होती है काउंसलिंग में, क्या क्या चीजें और जरूरी होती है, किन छोटी छोटी बातों को हमें काउंसलिंग से पहले ही जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है कि हमें ये ट्रेड मिल गया, हमें वो ट्रेड चाहिए थी, हमारा यहाँ पे एडमिशन होना चाहिए था, हमें गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसे सेलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मिल गया अर्ध सरकारी। ऐसे जो आपके मन में कई छोटे छोटे प्रश्न बन रहे होंगे, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप सभी जान लें कि आप सभी का जो एग्जाम है, चाहे आप ए ग्रुप के हो, बी ग्रुप के हो, के ग्रुप के हो, ए से लेके के ग्रुप में कई इस तरह से पार्ट में होते हैं। सभी का एग्जाम 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में सभी एग्जाम हो चुके हैं। और सबसे खुशी की बात है कि इसमें आंसर की भी आ चुका है, और ये आंसर की कल ही आया है। आप सभी उसमें देख सकते हैं कि क्या मेरा कितना सही है, कितना गलत। अगर किसी को लगता है कि मेरा यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से जो इस तरह से कंडक्ट किया गया है उसमें कोई गड़बड़ी हुई है क्वेश्चन में, उसको लेकर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आपका 28 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और बताया गया कि काउंसलिंग आपका 30 सितंबर से चालू होगा। लेकिन अभी ये डेट है वो पूरी तरह से फिक्स नहीं है, इसलिए आप पहले से भी तैयारी कर लें, और पूरी तरह से जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसे पूरी तरह से तैयार कर लें। जैसे बताया गया कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो हर बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन होगा, और काउंसलिंग आपके 5 चरणों में होंगे। एक चरण जैसे पूरा होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा। जैसे पहले में किसी भी स्टूडेंट को अगर सीट नहीं मिलता है तो वो दूसरे में जा सकता है, दूसरे में नहीं मिलता है तो तीसरे में, ऐसे कुल मिलाकर 5 आपके चरणों में आपके पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वही आपको काउंसलिंग फीस 250 रुपए देना होगा, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो या दूसरे स्टेट के रहने वाले हो, किसी भी कैटेगरी के हो। आपको काउंसलिंग फीस, या जिसे हम रजिस्ट्रेशन फीस कहें, रजिस्ट्रेशन फीस समझने में आपको आसानी होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस होगा वो 250 रुपए होगा। बॉय और गर्ल सभी के लिए, सभी स्टेट, सभी जैसे कैटेगरी के लिए हर प्रकार से आपको 250 रुपए देना ही होगा। इसके साथ आपकी बार ये बताया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इन सभी के बारे में जो जानकारी होगी, जो आपका जांच होगा कि आप फर्जी कहीं इस तरह से दूसरे के नाम पे एडमिशन तो नहीं ले रहे, ये सब जो काम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, ये अब की बार आपके ही जिला में होगा। जैसे आप बस्ती के हैं तो बस्ती में ही होगा, लखनऊ के हैं तो लखनऊ में ही होगा, दूसरे जिले में इस बार नहीं जाना होगा। इसका क्या कारण है, तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी। इसके साथ ही बताया गया कि अब की बार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो आपको फीस देना होगा, पूरे 1 साल का फीस पहली बार या एक ही साथ देना होगा। जैसे पहले, इसके पहले क्या हुआ करता था, इसको पहले समझ लें, इसके बाद आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। जैसे पहले आपने 250 रुपए दे के रजिस्ट्रेशन कराया, उस तरह से आपने जो कॉलेज है सभी को सिलेक्ट किया। इसके बाद जब आपको सीट मिल जाता था, जब आप उसको लॉक करते थे, जिसे हम फ्रीज कहते हैं, फ्रीज करने पे आपको 3000 रुपए देना पड़ता था। लेकिन इस बार सरकार ने कहा, या बोर्ड ने इस बार कहा कि आपको 3000 रुपए के साथ साथ आपको जो कॉलेज की फीस है वो आपको देना होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे किस कोर्स के लिए आपको कितना फीस देना होगा, जैसे प्राइवेट में कितना है, एडेड में कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज में किस ब्रांच के लिए कितना कितना पैसा आपको देना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार सारी जो फीस होगी वो आपको पहले ही दे देना होगा, कॉलेज में एडमिशन से पहले। ये सभी बातें आप सभी ध्यान रखिएगा। जहां तक आपकी एडमिशन फीस की बात आती है कि आपको कितना पैसा देना होगा किस ब्रांच के लिए, जैसे गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट, इस तरह से जो कॉलेज होते हैं उसमें कितना फीस देना होगा, तो आप सभी इसे नोट डाउन कर लें, या इस बात को कहीं पे नोट कर लीजिए पेन और पेपर से, क्योंकि आपको यही सब ध्यान देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी ब्रांच में, जैसे ए बी इस तरह से जो ग्रुप होता है, किसी भी ब्रांच में, किसी भी ग्रुप में, तो आपको 10,370 रुपए देना होगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। ये आप सभी चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, क्योंकि इसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने एडेड है, कौन से प्राइवेट हैं, सभी को कैसे किस तरह से हम भरे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आपका जो रैंक होता है उसी के आधार पे ये डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा या एडेड। तो इस तरह से गवर्नमेंट में अगर आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी भी ग्रुप में लेना चाहते हैं, जैसे ए बी सी इस तरह से के तक चलता है, तो आपको कुल मिलाकर 1 साल का जो फीस होगा वो 10,370 रुपए होगा।
इसमें आपका जो काउंसलिंग फीस होगा वो भी इसमें ऐड होगा। जो 3,000 रुपये आपको पहले देने पड़ते थे, अब आपको कुल मिलाकर एक साथ 10,370 रुपये देने होंगे। उसी तरह से जो एडेड कॉलेज होते हैं, जो जैसे अर्ध सरकारी जिसे कहा जाता है, उनके लिए हर ब्रांच के लिए या कुल मिला के सभी ब्रांचों के लिए 19,000 रुपए की फीस आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप सभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये जरूरी जानना होगा कि कितना फीस लगेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हर जगह, चाहे आप बीटेक एडमिशन कराएं, पॉलिटेक्निक या आईटीआई किसी भी कॉलेज में लिखवाते हैं तो आपको वहां पे फीस अधिक देना पड़ता है। तो इस प्रकार इसमें कई सेक्शन होगा, आपको अलग अलग प्रकार के फीस अलग अलग रूप में देने होंगे। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर डिफार्मा करना चाहता है तो उसको 1 साल का फीस 45,000 रुपये देना होगा। वहीं अगर 3 साल के अगर आप कोर्स कर रहे हैं जैसे प्राइवेट कॉलेज से, जैसे आप ग्रुप ए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांच अगर 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको 30,150 रुपये 1 साल के फीस के रूप में आप सभी को देना होगा। इसी तरह से अगर कोई डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट जो सिर्फ होता है वो भी एक कोर्स के रूप में होता है, अगर वो आप करते हैं तो आपको 1 साल के रूप में 30,250 रुपये का पेमेंट करना होगा। डिप्लोमा इन होटल जो मैनेजमेंट होता है उसके जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसके लिए आपको 31,300 रुपये पेमेंट करने होंगे। वहीं अगर 1 साल और 2 साल के कई कोर्सेज जो प्राइवेट कॉलेज में चलते हैं उसके लिए आपको 22,500 रुपये के फीस पेमेंट करने होंगे। तो ये आप सभी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कितना फीस हमें देना होगा, गवर्नमेंट में कितना लगेगा, एडेड में कितना लगेगा और प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होगा वो अधिक होगा। इसके बाद आता है कि आपका जो एडमिशन होगा, आपको जो सीट अलॉट किया जाएगा वो किस आधार पर तय होता है कि आपको ये सीट गवर्नमेंट में मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा या एडेड में। तो 3 चीजें होती है, 3 पॉइंट होता है। पहला होता है कि योर चॉइस, आपने जब काउंसलिंग शुरू होगा तो आप वहां पे करने जाएंगे, चाहे आप साइबर कैफे पे जाएं या अपने मन से या अपने हिसाब से, जैसे आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप वहीं से ही काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी के माध्यम से कराएंगे। तो आपको आएगा सिलेक्शन करने के लिए कि आप 10 कॉलेज 20 से कोई लिमिट नहीं होता है कि आपको इतना ही करना होगा, वो आपके ऊपर होता है, आपका रैंक के आधार पे होता है कि हम कितना जो कॉलेज है उसको सेलेक्ट करें। तो इस तरह से सबसे पहला होता है कि योर चूज, जो चॉइस है आप कितने कॉलेज को सेलेक्ट किया है। दूसरा होता है कि आप रिजर्वेशन, जैसे एससी कैटेगरी से हैं या एसटी से, ओबीसी से हैं, और इस बार तो जनरल वालों को भी जैसे ईडब्ल्यूएस जो है उनको 10% दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट होता है कि स्टेट ओपन रैंक, आपने कितना रैंक पाया। जैसे अगर ओबीसी के हैं तो उससे मतलब नहीं है कि आप ओबीसी में हैं या किस तरह से हैं, आपका जो काउंसलिंग होगा वो जनरल रैंक से होता है और जनरल वालों को तो जनरल से ही होगा, और एससी एसटी का होता है वो उनके रैंक से होता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखी जाती हैं। योर जो चॉइस है, आपने कितने कॉलेज को सिलेक्ट किया, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। दूसरा है रिजर्वेशन, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो आपका रैंक कितना है। इसी के आधार पर इन तीनों को ध्यान में रख के ही आपको सीट अलॉट किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बताया गया कि पहले यूपी के स्टूडेंट का एडमिशन होगा, जैसे अदर स्टेट के भी होते हैं, जैसे बिहार से भी कुछ लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, ऐसे उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों से डिप्लोमा के लिए जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले वो ध्यान रखिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लड़कों का, बॉय और गर्ल सभी का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर सीट बचती है तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वहां पे एडमिशन मिलेगा। टोटल सीट और कॉलेज के बारे में बात किया की जाए, जो जैसे 2020 और 21 का जो सेशन शुरू होगा, आपका जो काउंसलिंग 30 तारीख से शुरू होगा, तो आपको कितने कॉलेज मिलेंगे प्रेफरेंस में भरने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक की संख्या 150 है। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 150 गवर्नमेंट कॉलेज में 35,408 सीट हैं। एडेड जिसे अर्ध सरकारी कहा जाता है उसमें 19 कॉलेज हैं, जिसमें सीटों की संख्या 8,969 सीट है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बहुत ही अधिक है, कितनी होगी तो 1127 प्राइवेट कॉलेज हैं, उसका एडमिशन कराते हैं। आप काउंसलिंग के माध्यम से भी प्राइवेट में एडमिशन करा सकते हैं। इसके साथ अगर आपको सीट नहीं मिलती है, कोई भी आपको सीट किसी भी ब्रांच में नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे सीटों की संख्या है 1,58,175। इस तरह से सभी कॉलेजों को जोड़ा जाए, जैसे गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट का, तो 1296 कॉलेज हैं जो इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। आप उसमें से कोई भी कॉलेज 1,001 कॉलेज जितना भी चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सीटों की संख्या है वो करीब 2 लाख होगी। तो ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे कि 2 लाख लोगों को, 2 लाख स्टूडेंट का इसमें एडमिशन आसानी से हो जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि 66 सब्जेक्ट, जैसे होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक से इस तरह से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से ले रहे हैं, मैकेनिकल, इस तरह से 66 जो होते हैं ब्रांच सब्जेक्ट होते हैं, जो ग्रुप होते हैं ए से लेके आई तक। वहीं के ग्रुप के जो होते हैं, के ग्रुप में K1 K2 इस तरह से चलता है।
उनके भी 20 ब्रांचेज होते हैं। जिन दोस्तों ने के ग्रुप के एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था और इस तरह से अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए 10% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, जिसे हम लेटरल एंट्री कहा जाता है। इनका एडमिशन सेकंड ईयर में होता है, जिसे या 2 साल का इनका कोर्सेज होता है। तो इनके लिए सरकार पहले से ही 10% सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपका कितना अगर कट ऑफ रहे या कितना आपका जो रैंक हो, उसके आधार पे आपको कितने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने पे प्राइवेट मिलेगा, वो भी हम कैटेगरी वाइज बताएंगे कि जैसे जनरल का इतना रैंक हो, ओबीसी का इतना रहे, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जनरल के लिए बताया गया कि मैक्सिमम आपका जो रैंक हो वो 36,000 से अधिक ना हो। 36,000 से अगर कम का आपका रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि आपको लखनऊ ही मिलेगा, कानपुर मिलेगा या गोरखपुर मिलेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपके पास अगर आपका रैंक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका मैक्सिमम 36,000 से इस तरह से नीचे में आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी के लिए बताया गया कि 50,000 तक के रैंक के जो बच्चे होंगे, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो वही एससी कैटेगरी के अगर जो भी स्टूडेंट होंगे, उनका रैंक अगर 75,000 से कम है, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, उससे कम होगा तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए 1 लाख तक बांध सकते हैं कि जिनका रैंक वहां तक जाता है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि जैसे जो हमने बताया कि रिजर्वेशन भी डिपेंड करता है आपके सीट के ऊपर कि आपको गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। तो जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो आपको 10% सीट रिजर्व रहेगी। ओबीसी के लिए 27% अगर आप नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर भी एक बहुत ही फैक्ट देता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं नहीं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है एक अलग वीडियो में, जिसमें आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी ये भी जान ले कि पॉलिटेक्निक वही करता है जो नॉन क्रीमी लेयर से बाहर होता है, तो आप लोग इसके बारे में चिंता ना करें। एससी कैटेगरी के लिए 21% सीटें रिजर्व रहती हैं, एसटी के लिए 2% सीटें रिजर्व होती हैं। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है आपके सीट के लिए। अदर रिजर्वेशन, इसके साथ भी कुछ और रिजर्वेशन जैसे जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए 2% सीटें रिजर्व, फीमेल होती हैं जो उत्तर प्रदेश की अगर रहने वाली हैं तो उनके लिए 20% सीटें पहले से ही रिजर्व कर दी गई हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मिलिट्री जो पर्सनल होते हैं, उनके जो घर के जो स्टूडेंट होते हैं या जो उनके लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए 5% सीटें रिजर्व होती हैं। और पीएच जो इस तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिसे दिव्यांग कहा जाता है, उनके लिए 5% सीटें रिजर्व होती हैं। दिव्यांग उन्हें माना जाएगा जिसका जो शरीर होता है, जैसे कोई भी हाथ खराब है या इस तरह से, तो 40% से अधिक जाता है, ये मिनिमम बताया गया। इससे अधिक खराब होगा तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद लास्ट में जो हमारा पॉइंट है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने होंगे, क्योंकि मेन आपका यही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार है या नहीं। जैसे होता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल होता है, ये सब बनने का जाता है तो उसे कह सकते हैं कि देरी हो गया होगा, तो आप उसे जल्दी से जल्द बनवा लें। जैसे आप इसे नोट डाउन कर ले, सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट रखना होगा अगर आप हाई स्कूल के माध्यम से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, देखिए जहां पे सर्टिफिकेट नहीं होगा उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्कशीट के साथ हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आपका मार्कशीट ही सर्टिफिकेट हो जाएगा अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस जैसे जनरल से आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और इस तरह से ओबीसी और एससी एसटी के लिए तो दिखाना ही पड़ता है। डोमिसाइल जो आपका निवास प्रमाण पत्र है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको दिखाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी नहीं है एडमिशन के समय में, जैसे इस तरह से जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय इनकम सर्टिफिकेट का काम नहीं लगता। इनकम सर्टिफिकेट उस समय काम लगता है जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, तो वो उसमें काफी समय होता है, इसके लिए आप घबराइएगा मत। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे आपने अगर इंटर करके आ रहे हैं तो आपको इंटर को दिखाना होगा, हाई स्कूल पर करके आ रहे हैं तो आपको वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस कॉलेज से बनवा के लाना होगा। एडमिट कार्ड आपने जब पेपर देना होगा, जैसे अभी 12 तारीख से पेपर संपन्न हुआ है, वहां से शुरू हुआ था, उसके पहले जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वो आपको रखना होगा। जो उस तरह से रैंक कार्ड, जैसे कल आपका पूरा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, उसमें जो आप निकालेंगे रिजल्ट देखेंगे, उसको भी आपको रखना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी थोड़ा सा मायने रखता है। आप जैसे इस समय तो फर्जी भी बन जाता है, जैसे अगर आप कहीं पे उस जिले में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वहां पे भी आप बन सकता है, लेकिन आप उसको अपने ही होम टाउन में अगर बनवाएं तो अच्छा रहता है। आईडी प्रूफ के रूप में आप जैसे स्कूल का भी आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं जहां से आपने इसके पहले पढ़ाई की थी, या आधार कार्ड होगा या बैंक का पासबुक होगा, उसमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। काउंसलिंग जो फीस होगी डिपॉजिट किया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि पहले आपको 3,000 पेमेंट करना था, लेकिन इस बार आपको पूरे फीस पेमेंट करना होगा, तो वह सभी भी आपको रखना होगा। जो स्लिप कहा जाता है वो सभी आप इकट्ठे, सभी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको एक एक जैसे फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा,
जो आपको एडमिशन के समय लगेगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमने छोटी छोटी बातें की कि यूपी पॉलिटेक्निक या काउंसलिंग जो शुरू होने वाली है 30 तारीख से, अगर 30 से नहीं शुरू होता है तो अगले महीने से तो शुरू होगा ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा कि आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करें जिससे आपको आगे चल के, जैसे अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या कोई भी और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रांच आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जैसे अगर हाई स्कूल पे आप आ रहे हैं या इंटर करके आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है और आगे आपका भविष्य कितना सही है, किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। इन सभी के बारे में आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे मैं उस वीडियो के बारे में अच्छे से तैयारी कर सकूं। और आप अपने क्वेश्चन भी लिखिए जिससे मैं बताने में मुझे दिक्कत ना हो कि अच्छा आपकी ये समस्या है, उसको दूर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जिससे जो आपके दोस्त हैं अगर इस तरह से काउंसलिंग करा रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक की शुरू हो गई है, बीटेक की भी शुरू होने वाली है, तो सभी तरह की काउंसलिंग आईआरटी की भी जब शुरू होगी उसी तरह से आईटीआई की भी होगी, वो सभी इस चैनल के माध्यम से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एल डी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।